हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केसरी इंग्लिश क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट टीचर जिसका कि एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है और इसके लिए हमारे पास 45 डेज़ बचे हुए हैं। तो आज से हम लोग अपनी क्लास जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रहेगी उसकी एक्चुअल स्टार्टिंग कर रहे हैं। और आज से मैं ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि 45 डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पोर्शन कवर हो जाए। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है 45 डेज़ में इसका सिलेबस तो ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर सिलेबस देखें तो लैंग्वेज पोर्शन में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। ग्रामर पोर्शन में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी जानकारी रखनी होती है। इसके अलावा टेंस पोर्शन में क्लॉजेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। और इसके अलावा वोकैब पोर्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए देखा जाए तो 45 डेज़ जो हैं वो हमारे कम हैं। लेकिन फिर भी अब चूँकि 45 डेज़ बचे हैं और इसमें हमको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी तैयार करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जिससे कि हमारा सिलेबस 45 डेज़ में कवर हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं को कि आपको मैं 45 डेज़ में इंग्लिश लैंग्वेज जूनियर असिस्टेंट टीचर के लिए या जो भी एग्ज़ाम्स आपके 45 डेज़ में होने वाले हैं उनके लिए जो मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊँगा वो किस तरीके से आपको आगे मैं यूट्यूब में वीडियो प्रोवाइड करूँगा ये मैं बता दूँ। तो आपकी जो वीडियोज़ होंगी, क्योंकि भाई 45 डेज़ में कवर भी कराना है तो जाहिर सी बात है बाकायदे में बोर्ड पे तो इसको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसमें पढ़ाने में बहुत सारा टाइम जाता है। और अगर मैं इसे मैनुअली आपको बता दूं स्लाइड में तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर कर दूंगा और 45 डेज़ में बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये तरीका सही लगता है जो कि मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ तो आप मुझसे जुड़ जाइए। आप 45 डेज़ में ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज़ में आपका सिलेबस कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस हो जाएं। तो जूनियर असिस्टेंट टीचर के लिए या जो भी एग्जाम्स आपके 45 डेज़ में होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे एसएससी में एमटीएस के हों, या जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, ये जो वीडियोज़ आगे आने वाली रहेंगी आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और आज से हम अपनी एक्चुअल क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है। तो आप वीडियोज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सारी वीडियोज़ देखिएगा। तो आज से हम अपनी वीडियो एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, कहाँ से हमें पढ़ना है वो हम शुरू करेंगे। तो मैं ये देना चाहता हूँ कि आज से मैं आपकी जो वीडियो की स्टार्टिंग करूँगा वो ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से ना करके सीधे क्या करेंगे, हम टेंस पोर्शन में जो क्लॉजेस वगैरह होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस होता है, जिनको कि आप अपने से पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, उनसे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ें जिनमें जो आप अपने से समझ नहीं सकते या जो जिन्हें आप समझने में प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें मैं आपकी पहले कवर करवा दूँ। और जो चीज़ें आप अपने से पढ़ सकते हैं उन्हें आप पढ़ते रहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा सिलेबस, आपका सिलेबस अपने से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो और जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी मैं तो पूरा करवाऊँगा ही। तो आज से हम लोग एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग से शुरू करने का मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग से कैसे शुरू होगा इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तो उसमें सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो क्या होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि जो सबसे उसकी छोटी यूनिट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो क्या होती है हमारी, एज यू ऑल नो कि जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी सबसे छोटी यूनिट हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की।
यानी जो हमारे लेटर्स होते हैं, जैसे 26 लेटर्स हो गए, ABCD वगैरह A to Z लेके, ये सारे हमारे लेटर्स हैं। ये अगर देखा जाए तो सबसे छोटी यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की। और यूनिट का, छोटी यूनिट होने का मतलब हो गया कि ये लेटर्स जो हमारे अलग अलग रहते हैं, ये कोई ना कोई साउंड होते हैं इंग्लिश में, तो ये हमारी सबसे छोटी यूनिट हो गए। अब इन लेटर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स, शब्द बनाते हैं। यानी इन लेटर की वर्ड से हम क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में ही अगर हम देखें, सॉरी, इस सेंटेंस क्या, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट टीचर, तो यहाँ जो लिखा गया है जूनियर असिस्टेंट टीचर, यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ भी लेटर्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं जिनका यूज करके एक वर्ड बनाया गया है। तो हमने देखा कि जो सबसे छोटी यूनिट थी लेटर, उससे क्या बना दिया गया, एक वर्ड। और उस वर्ड से फिर आगे एक वर्ड और लेटर्स का यूज करके एक वर्ड और बना दिया गया, और इसी तरह एक वर्ड और बना दिया गया। तो ये हमारे 3 वर्ड हो गए। तो लेटर की हेल्प से हमने क्या बनाया, वर्ड्स बनाया। अब वर्ड्स तो हमने बना लिया। जब हम इंग्लिश में कोई बात बोलना चाहते हैं, यानी जब हम क्या करते हैं, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, हम जब अपनी बात दूसरे को शेयर करते हैं, जब अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं किसी को, तो वो तो दो तरीके से बात हम एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। या तो वो रिटन में होता है, और या तो हम ओरली बोलते हैं। तो कोई भी बात जो हमें बोलनी होती है, लिखनी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंसेस का यूज करते हैं। यानी अपनी बात बोलने या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं, वाक्य का यूज करते हैं। अब ये जो सेंटेंस होते हैं, आप शुरुआत करते हैं कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये जो सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये सेल्फ हैंड राइटिंग है, और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है। तो आई होप कि ये जो आप मैंने लिखा है ये आप लेजिबल होगा, ये आप इसे समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। अब क्योंकि ये जो मेथड है पढ़ने का, ये मैंने बताया कि 45 डेज में कवर करने के हिसाब से मैंने बनाया है, तो इसको आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस क्या होते हैं कि सेंटेंस जिन्हें हम अपनी बात कहने के लिए लिखते या बोलते समय यूज करते हैं, वो सेंटेंस होते हैं। अब सेंटेंस का अलग से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सेंटेंस क्या होते हैं, तो सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि कंप्लीट सेंस दे देते हैं, और उनमें हमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जरूर देखने को मिलेगी। यानी जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और उनमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होती है। यहाँ पे प्रेडिकेट से मेरा मतलब ये है कि प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब पोर्शन से, यानी जो सेंटेंस में वर्ब वाला पोर्शन रहता है। वर्ब वाला पोर्शन का मतलब हो गया, वर्ब में चाहे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आए हुए हों सेंटेंस में, और चाहे कोई एक ही वर्ब आई हो मेन वर्ब के रूप में, या केवल मेन वर्ब आई हो। तो वर्ब से मेरा मतलब है किसी भी वर्ब से। लेकिन प्रेडिकेट पार्ट में कम से कम एक वर्ब ऐसी रहेगी जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही होगी। तो प्रेडिकेट पार्ट में जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब ऐसी होगी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही होगी, और उस वर्ब को हम प्रेडिकेट बोल सकते हैं। और इस तरह से सेंटेंस क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिनमें क्या होता है, अपनी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होती है, और वो एक कंप्लीट सेंस दे देते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे इस सेंटेंस में ही इज़ प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे एक फुल स्टॉप हो गया ही इज़ प्लेइंग ऑन द ग्राउंड में। इसको अगर हम पढ़ें तो ये कह रहा है कि वो मैदान में खेल रहा है, वो मैदान पर खेल रहा है। तो इसमें जो सेंटेंस वाला आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसे अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको कि सेंटेंस क्या होते हैं,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। इसमें क्या है ना कि 6 वर्ड्स आए हुए हैं, इस सेंटेंस में 6 वर्ड्स आए हुए हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हो गया कि एक से अधिक वर्ड्स को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, एक से अधिक वर्ड्स को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस में जैसे कि 6 वर्ड आए हुए हैं, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया गया है। अब इसके बाद जो सेंटेंस का आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इसमें सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होती है और एक प्रेडिकेट होता है। कोई भी जो सेंटेंस होता है, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो सेंटेंस हो, या कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट उसका सब्जेक्ट होगा, एक पार्ट प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट पार्ट वो होगा जो सेंटेंस में किसी कार्य को कर रहा होगा या जिसके विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट पार्ट वो होगा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होगा, तो वो प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। या सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा होगा वो प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में भी क्या हुआ है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और इसके बाद इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड इस सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब इसमें ये जो इज आई हुई है, ये किसके अकॉर्डिंग आई हुई है सेंटेंस में? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हुई है। तो ये जो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हुई है, ये है क्या? एक वर्ब है। और ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आती है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे सेंटेंस में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा कि सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और इसको हमने एग्जाम्पल में भी अप्लाई कर लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, तो है, बिल्कुल है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है। और ये क्या करेगा? सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा होगा। तो देखिए, ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, जब हम ये बात बोलते हैं कि वो मैदान पर खेल रहा है, तो जिससे हम ये बात बोलेंगे वो समझ जाएगा, मतलब इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि वो मैदान पर खेल रहा है। अब इसमें कोई क्वेश्चन और नहीं उठ रहा है कि वो मैदान पर खेल रहा है, हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ठीक है वो मैदान पर खेल रहा है। अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस इसी में हो गया, माई फ्रेंड इज अ सोल्जर। मेरा फ्रेंड जो है वो एक सोल्जर है। तो माई फ्रेंड इज अ सोल्जर, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और इसमें भी एक सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के लिए एक पूरा प्रेडिकेट पोर्शन आ रहा है, जिसमें कि एक फाइनाइट वर्ब आ रही है। यानी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके लिए कम से कम एक ऐसी वर्ब होनी चाहिए जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, जिसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये वाला सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और इसमें भी सब्जेक्ट आया हुआ है और वर्ब आई हुई है इसकी खुद की, यानी प्रेडिकेट पार्ट भी है। तो ये सेंटेंस जो है ये भी हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ही प्लेस क्रिकेट। तो ये भी हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, 3 वर्ड्स आए हुए हैं, एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब इसके बाद आपने सुना होगा कि फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज को डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए, सेंटेंस हमने देखा, अब फ्रेज देख लेते हैं। उसके बाद सेंटेंस और फ्रेज को कंपैरेटिवली हम लोग देखेंगे, तुलनात्मक रूप में देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लॉज वाला पोर्शन देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज को कंपैरेटिव देख लेंगे, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट बढ़िया होता जाएगा। तो देखते हैं फ्रेज क्या होते हैं। तो फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो फ्रेज हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि एक सेंस तो दे रहे हों, लेकिन वो सेंस कंप्लीट ना हो। जैसे कि सेंटेंस में होता था, सेंस दे रहे होते थे और सेंस जो निकलता था वो कंप्लीट होता था। और सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते थे। लेकिन फ्रेज में, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, लेकिन ये क्या करेगा? कंप्लीट सेंस नहीं देगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर यहाँ पे हम देखें तो द सन राइजेस, इस सेंटेंस का सेंस लगाएं तो जो सन है वो कहाँ पे राइज करता है? ईस्ट में। तो पूरब में
सन पूरब में राइज करता है, ये सेंटेंस में कहना चाहता है कि जो सूरज है वो पूरब में उगता है। तो यहाँ पे द सन राइजेस को अगर हम इस सेंटेंस से निकाल लें और इसे अलग लिख दें, इसका एक अपना जो है अलग लिख के सेंटेंस को यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, द सन राइजेस, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बाद आगे हम ये मान लें कि इन द ईस्ट लिखा ही नहीं है, तब क्या होगा, द सन राइजेस, सूरज उगता है। तो जब हम ये बात बोलेंगे कि सूरज उगता है, तब भी हमारा कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तब भी हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। और द सन राइजेस जब हम लिखेंगे और कंप्लीट सेंस भी निकल जाएगा, तो हम देखें कि द सन राइजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और द सन राइजेस इन द ईस्ट ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। लेकिन द सन राइजेस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसके बाद अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर दें कि इस सेंटेंस से ये वाला पार्ट निकाल दें और सेंटेंस में केवल इतना लिखा हो इन द ईस्ट, यानी आपको केवल इतना दे दिया जाए कि इन द ईस्ट, और ये पूछ लिया जाए कि बताओ ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं। तो जब हम इन द ईस्ट को बोलते हैं तो इसका क्या सेंस निकलता है, पूरब में। तो पूरब में कहने से हमको कोई बात पता नहीं चल पा रही कि भाई पूरब में क्या होता है, पूरब में इस पे आगे कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इन द ईस्ट कहने से हमको केवल एक छोटा सा सेंस निकल रहा है कि पूरब में। तो जो पूरा सेंस ना दे और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हों और पूरा सेंस भी ना दें, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरा सेंस नहीं देंगे यानी कंप्लीट सेंस नहीं देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है। तो सूरज पूरब में उगता है, तो पूरब में ये हमारा क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, बल्कि ये केवल इतना इसका सेंस निकल रहा है कि पूरब में। और जबकि अगर द सन राइजेस को देखें तो इसको हमारा अगर सेंटेंस में अलग से भी लिख दें तब भी इसका पूरा सेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस इसमें देख लेते हैं, ही वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग। तो अब इस सेंटेंस में भी जो आया हुआ है इन द मॉर्निंग, ये भी हमारा क्या है, एक फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनमें भी हैं, लेकिन ये जो है पूरा सेंस नहीं दे रहा है। इन द मॉर्निंग जब हम कहते हैं तो हमें कुछ सेंस तो मिलता है, जैसे कि इन द मॉर्निंग कहने से ये तो हमें समझ में आता है कि सुबह में, लेकिन सुबह में क्या होता है ये बात हमें पूरी नहीं पता चल पाती, कंप्लीट सेंस नहीं निकल पाता। जबकि अगर ही वॉज प्लेइंग, अगर हम सेंटेंस में ही वॉज प्लेइंग को भी केवल बोल दें तब भी हमें पूरा सेंस निकल जाएगा। तो ही वॉज प्लेइंग वो खेल रहा था, लेकिन इन द मॉर्निंग केवल कहने से हमें पूरा सेंस नहीं मिलता है। तो ही वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस में इन द मॉर्निंग हमारा क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। इसके बाद यू कैन बाई इट इन ऑल प्लेसेस, नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन बाई इट इन ऑल प्लेसेस। तो यू कैन बाई इट, अगर इस सेंटेंस से हम यू कैन बाई इट इसे अलग कर लें और एक फुल स्टॉप यहाँ लगा दें, तो देखें इसका क्या मतलब निकलता है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट सेंस भी मिल गया हमें, यू कैन बाई इट। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में कुछ ऐसे कर दें कि इन ऑल प्लेसेस को अलग कर लें, तो इन ऑल प्लेसेस का अपना पूरा कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। तो जैसे इसका इस सेंटेंस में जब यूज कर लिया गया तो इसने इस सेंटेंस में थोड़ी जानकारी और ऐड कर दी, और सेंटेंस जो होता है वो अपना कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, जबकि फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता। और जब हम बोलते हैं इन ऑल प्लेसेस, तो इन ऑल प्लेसेस का मतलब हो गया कि हर जगह। तो हर जगह कहने से हमें पूरी जानकारी किसी चीज़ की नहीं मिल रही, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। तो अब अभी आपको जो मैंने सेंटेंस और फ्रेज बताया, अब इनमें कुछ हम कंपैरेटिवली जो है देख लेते हैं जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर फ्रेज आ सकता है, यानी किसी सेंटेंस के अंदर हम फ्रेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेज के अंदर सेंटेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी फ्रेज के अंदर जो है सेंटेंस नहीं होता। तो कहने का मतलब सेंटेंस एक जो है हमारी बड़ी यूनिट हो गई और फ्रेज उससे छोटी यूनिट हो गई। और इसके अलावा अब देख लेते हैं कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या कॉमन है। तो सेंटेंस और फ्रेज में कॉमन क्या है, तो बताएं, आप इसमें देख भी सकते हैं कि फ्रेज की कॉन्सेप्ट में लिखा गया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ऊपर सेंटेंस में भी हमने देखा था
कि सेंटेंस के भी कॉन्सेप्ट में क्या लिखा गया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी सेंटेंस और फ्रेज के कॉन्सेप्ट में देखें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों होते हैं, यानी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये दोनों में कॉमन बात हो गई। अब अगर ये दोनों में कॉमन है तो कुछ डिफरेंस होता होगा, जिसकी हेल्प से हम जिस उस डिफरेंस उस अंतर की मदद से हम ये पहचान पाते हैं कि सेंटेंस और फ्रेज कैसे अलग होंगे, कौन सा सेंटेंस है कौन सा फ्रेज। नहीं तो भाई अगर सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो हम किसे सेंटेंस कहेंगे, किसे किसे फ्रेज कहेंगे। तो इसे सेपरेट करने में जो मदद करेगा वो हमारा मदद कौन करेगा, सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है वो हमें हेल्प करेगा इसे सेपरेट करने में। तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो सेंटेंस में आपने देखा कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होती है, जबकि फ्रेज के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि फ्रेज में इस पूरे कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मेंशन नहीं किया गया है। मतलब सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पोर्शन होता है, फ्रेज में जबकि ऐसा नहीं है, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पोर्शन नहीं होता है। अब दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं सेंटेंस और फ्रेज में। तो जो सेंटेंस होती है, सेंटेंस क्या करता है, ये कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस, जबकि फ्रेज में क्या होता था, फ्रेज में हमने देखा था कि फ्रेज में कंप्लीट सेंस नहीं निकलता था, बल्कि कोई अधूरा अर्थ निकलता था, अधूरा सेंस निकलता था। तो ये हो गया सेंटेंस और फ्रेज में जो हमारा डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे सेंटेंस और फ्रेज ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद सेंटेंस और फ्रेज आपको समझ में आ गया, तो मैं ये बता दूं कि अभी आपको मैंने फ्रेज का केवल कॉन्सेप्ट बताया है कि फ्रेज क्या होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो फ्रेजेस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ अ फ्रेज। ये जो फ्रेज होती हैं, फ्रेज होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रेज जो होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। अब ये जो फ्रेज तीन टाइप्स की होती हैं इसको अलग से इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और फ्रेज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा उसमें, ताकि आपको फ्रेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप वो कर ले जाएं। अभी क्या है, फ्रेज का केवल कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब सेंटेंस फ्रेज हमने समझ लिया, इसके बाद हम समझेंगे क्या, क्लॉज। क्लॉज क्या होती है, क्लॉज भी आपने सुना होगा कभी, लेकिन हो सकता है अभी तक समझ ना पाए हों, तो आज मैं वो चीज़ आपको समझा दूंगा। आज के बाद आपको क्लॉज वाले पोर्शन में कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो देखते हैं क्लॉज क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लॉज हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, क्लॉज जो है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको अभी इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ भी हो गया, लेकिन जब मैं इसमें डिफरेंस बता दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो क्लॉज हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में आते हैं। और क्या होता है उनमें, उनमें एक सब्जेक्ट, उनकी एक खुद की फाइनाइट वर्ब होती है। यानी क्लॉज हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में आते हैं। सेंटेंस के पार्ट के रूप में आने का मतलब हो गया कि ये पूरा सेंटेंस नहीं होते हैं, बल्कि सेंटेंस का कोई पार्ट होते हैं, सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में आते हैं। अभी एग्जांपल में इसे हम समझ लेंगे। और क्या होता है इनमें, इनमें खुद की अपनी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पोर्शन, यानी इनकी खुद की एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है इनके लिए। तो अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। इस सेंटेंस को देखें, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस हो गया। यानी अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। अब हम देख लें कि कहीं इस सेंटेंस में जो आपका सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली एक फाइनाइट वर्ब होती है सेंटेंस में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है इनमें एक से अधिक सब्जेक्ट दिख रहे हों और एक से अधिक जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाली फाइनाइट वर्ब दिख रही हो। तो अगर ऐसा है,
अगर सेंटेंस में आपको एक से अधिक फाइनाइट वर्ब दिख रही हैं और उस फाइनाइट वर्ब के लिए, यानी ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार आए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, उन फाइनाइट वर्ब्स के लिए उसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट भी आया हुआ हो, तो अगर ऐसा है तो जितने कॉम्बिनेशन यानी जितने जोड़े सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के बनेंगे उस सेंटेंस में हम कहेंगे कि उतने ही उस सेंटेंस के अंदर पार्ट आए हुए हैं, यानी क्लॉज आई हुई हैं। तो इसे हम समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा भी कि अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इस सेंटेंस वो पहले देखें, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। ये कहना चाहता है कि मैं एक आदमी से मिला जो कि अंधा था। मैं एक आदमी से मिला, एक ऐसे आदमी से मिला जो कि अंधा था। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है हु वाज ब्लाइंड। अगर क्वेश्चन पूछता तो, अगर क्वेश्चन पूछा हो, जैसे अगर बोलना होता कि कौन अंधा था, अगर ये बोला जाए कि कौन अंधा था, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, हु वाज ब्लाइंड, लेकिन लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स लग जाएगा और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हु वाज ब्लाइंड कोई सेंटेंस तो है नहीं, और ना ही ये क्वेश्चन इससे किया जा रहा है, बल्कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी के बारे में। ये कह रहा है कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला, इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि अंधा था। तो जो कि अंधा था, तो क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ इंट्रोगेशन मार्क्स नहीं लगाया गया है। और इस सेंटेंस में हुआ क्या है कि देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा एक वो ये दिख रही है, एक वो ये दिख रही है, तो यहाँ पे दो वर्ब दिख रही हैं। अच्छा, ये जो वर्ब दिख रही है आपको, इसके लिए इसका अपना सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, क्या, आई। यानी आई मेट जो है हमारा, अगर देखा जाए तो आई मेट ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसे ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बना और इसका जो ऑब्जेक्ट है इसे हमने मिला लिया। तो अगर देखें तो यहाँ तक ये हमारा पूरा एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसके बाद यहाँ पे वाज आया है, तो ये वाज किसके लिए आया, तो ये वाज हु के लिए आया है, यानी हु हमारा क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हु वाज ब्लाइंड से लेके यहाँ तक एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब जब एक सेंटेंस के अंदर, अब आपको एक्चुअल बात पता चल जाएगी यहाँ पे क्लॉज क्या होती हैं। तो जब एक सेंटेंस के अंदर एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनने लगे, जब एक सेंटेंस के अंदर एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनने लगे, तो जो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सभी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। जैसे कि आई मेट अ मैन, ये एक क्लॉज हो गई हमारी। हु वाज ब्लाइंड, एक क्लॉज ये हो गई। तो इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेस आई हुई हैं, तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस आई हुई हैं। आई मेट अ मैन हमारी एक क्लॉज हो गई, हु वाज ब्लाइंड हमारी एक क्लॉज हो गई। अब इसमें जो हु वाज ब्लाइंड है और जो आई मेट अ मैन है, ये दो क्लॉजेस हमारी आई हुई हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम किसी भी सेंटेंस को क्लॉज बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस को क्लॉज बोलने की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ती है जब तक उस सेंटेंस के अंदर एक से अधिक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना बनने लगे, तब तक हमको उस सेंटेंस को क्लॉज बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी हम एक सेंटेंस को क्लॉज कब बोलेंगे, जब उस सेंटेंस के अंदर एक से अधिक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बनने लगे, यानी उस सेंटेंस के अंदर एक से अधिक क्लॉजेस आ जाए, तो तब उसे हम तब उस सेंटेंस में हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्लॉज आई हुई हैं। तो और एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम क्लॉज को सेंटेंस कह सकते हैं। तो भाई क्लॉज जो होती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि क्लॉज में सेंटेंस वाली कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हम किसी क्लॉज को सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो क्लॉज होती हैं, आपने अभी ऊपर देखा कि ये जो क्लॉज होती हैं ये किसी सेंटेंस के अंदर आने वाली केवल एक पार्ट होती हैं। ये सेंटेंस में केवल एक फॉर्म जो है पार्ट का फॉर्म होती हैं, एक पार्ट क्रिएट करती हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखें तो आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, यहाँ पे जो हु वाज ब्लाइंड है ये हमारा सेंटेंस में केवल एक पार्ट के रूप में आ रहा है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है।
यानी हु वाज ब्लाइंड हमारा पूरा सेंटेंस नहीं है। पूरा सेंटेंस अगर देखें तो पूरा सेंटेंस इसमें क्या है, पूरा सेंटेंस है आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, ये पूरा सेंटेंस हो गया। जबकि यहाँ पे हु वाज ब्लाइंड इस सेंटेंस का एक पार्ट है, और ये पार्ट जो है इसमें देखिए तो एक वर्ड ये हो गई, एक ये और एक ये, तीन वर्ड्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और सेंटेंस एक पार्ट के रूप में आ रहे हैं, और इनका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है अब उसे देख लेते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया इसको अप्लाई कर लेते हैं एग्जाम्पल में। तो देखें क्लॉज क्या होती हैं और एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि वैसे ही इस एग्जाम्पल में है कि नहीं। तो देखिए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं। जैसे 1 2 3, इसमें तीन वर्ड्स आए हुए हैं, ये हमारी एक क्लॉज हो गई, तो इसमें तीन वर्ड्स आए हुए हैं। अब ये हमारे क्या हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। इसके बाद है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस का केवल एक पार्ट के रूप में आते हैं। तो सही है भाई, ये भी सही है कि ये जो सेंटेंस है आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, यहाँ तक का पूरा एक सेंटेंस है, इसमें हु वाज ब्लाइंड क्या है, केवल एक इस सेंटेंस का पार्ट है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लॉज के बारे में और क्या बताया गया है। बताया गया है कि ये जो हैं इनकी खुद की अपनी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। तो देख लीजिए यहाँ इसकी खुद की अपनी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी है, मतलब क्लॉज के सारे जो है कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारी एक क्या हो गई, क्लॉज हो गई। अब जब सेंटेंस में एक क्लॉज आ जाती है, यानी सेंटेंस में खुद की अपनी एक ऐसा कोई क्लॉज आ जाए जिसमें एक खुद का सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, तो उसे हम क्लॉज बोलते हैं। और जब हम क्लॉज बोलते हैं इसे, तो जो ये बचता है इसे भी हम क्लॉज कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अकेले एक सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, यहाँ से ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता, यानी एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के लिए आने वाली उसकी एक फाइनाइट वर्ब होती, तब वो सेंटेंस था। लेकिन अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से अधिक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बनने लगे, तो हम ये कहेंगे कि उस सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेस का यूज किया गया है। तो जब सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बनने लगेगा, तब हम वहाँ पे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सारे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि ये क्लॉज हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन गया हमारा हु वाज ब्लाइंड का, तो ये एक क्लॉज हो गई, और एक कॉम्बिनेशन ये बन गया तो एक ये क्लॉज हो गया, यानी इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस आई हुई हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। अच्छा, इसी को मैंने ऐसे लिखा है, मान लीजिए जैसे ये सेंटेंस है आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, इसमें से हम आई मेट अ मैन को अलग कर लें। जैसे कि यहाँ पे अलग करके मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। तो अगर हम इसे अलग कर लेते हैं और इसका सेंस देखें तो क्या सेंस निकलता है, मैं एक आदमी से मिला। अच्छा, मैं एक आदमी से मिला, जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें बात पूरी समझ में आ जाती है, हमारा कंप्लीट सेंस भी निकल जाता है। अब अगर इनमें से हम अलग कर लें किसको, हु वाज ब्लाइंड को, और एक फुल स्टॉप लगा दे, तो ये जो है हमारा जो अंधा था। तो भाई जो अंधा था, जब हम ये बोलते हैं कि जो अंधा था, तो जो अंधा कहने से हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं, कोई कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये क्या है, कोई कंप्लीट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो कंप्लीट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं है, तो ये एक क्लॉज, और एक क्लॉज इस सेंटेंस में ये भी हो गई। लेकिन अब इसमें थोड़ा अंतर देखिएगा, जो क्लॉज होती है, अभी आपको जो क्लॉज में नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो अलग से क्लॉज की बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा क्लॉज को डिटेल में बताऊंगा कि जो क्लॉज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, या जिसे मेन क्लॉज भी कहते हैं, और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो कैसी क्लॉज होती है, और मेन क्लॉज जो होती है वो कैसी क्लॉज होती है। तो मेन क्लॉज जो होती है वो ऐसी क्लॉज को कहते हैं जो अपना जो है कंप्लीट सेंस अकेले दे ले, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो किसी पे निर्भर ना हो। ऐसी क्लॉज जो अपना सेंस अकेले दे ले, और वो कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और पर निर्भर ना हो, तो उसे मेन क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हम ऐसी क्लॉज को कहते हैं जो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, यानी जो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और क्लॉज पे निर्भर करे, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में अगर हम आई मेट अ मैन को अलग से लिख लें और एक फुल स्टॉप लगा दें, और इसका सेंस देखें तो मैं एक आदमी से मिला, तो बात समझ में आ गई भाई, एक आदमी से मिला पूरा सेंस दे रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में हम हु वाज ब्लाइंड को अलग कर लें,
और सेंटेंस में और कहीं कुछ आपको नहीं दिख रहा है, केवल लिखा है हु वाज ब्लाइंड और कोई इंट्रोगेशन मार्क भी नहीं लगा हुआ है। अगर इंट्रोगेशन मार्क लगता तब बात ठीक थी। हु वाज ब्लाइंड, कौन अंधा था, वो हमारी मेन क्लॉज बोली जाएगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो हमारे मेन क्लॉज हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही अगर कोई क्लॉज आ जाए तो फिर वहाँ हमें देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क भी नहीं लगा है। तो सीधे सीधे एक तो देखा जाए तो यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क भी नहीं लगा, और इसका जो अर्थ है हमें समझ में आ रहा है कि ये किसी का पार्ट था और इसे निकाल दिया गया है अलग से, किसी सेंटेंस के पार्ट से इसे अलग कर लिया गया है सेंटेंस से, और इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकल पा रहा है। जो अंधा था, तो भाई कौन अंधा था, तो ये कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी पे डिपेंड हो रही है, किस पे, तो ये डिपेंड हो रही है इस वाली क्लॉज पे। अगर हम इस क्लॉज को मिला देते हैं इस सेंटेंस से तो हमें बात समझ में आ जाती है कि जो अंधा था, तो कौन अंधा था, वो आदमी। तो मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो अंधा था। तो क्लॉज जो है दो तरह की होती है, मेन क्लॉज जिसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो क्लॉज दो तरह की है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो मेन क्लॉज होती है वो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं होती, निर्भर नहीं रहती, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर करती है। तो ये हो गया क्लॉज के बारे में। अब इसमें और डीप में आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे कुल मिला के आपको क्लॉज को कॉन्सेप्ट समझना है कि क्लॉज क्या होती हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में आते हैं, और जिनकी उस सेंटेंस के जो पार्ट के रूप में आएंगे उनमें अपनी खुद की एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी, यानी ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार आ रही होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ये सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में भी आ रहा है, और इसमें खुद की अपनी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक क्लॉज। और एक क्लॉज इस सेंटेंस में ये भी हो गई। अब आप सोचेंगे कि इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हो गए हैं, तो भाई जो क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस दे रहा होगा खुद, उसे हम मेन क्लॉज बोलेंगे, और जो कंप्लीट सेंस खुद नहीं देगा उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई नो हु इज देयर। आई नो हु इज देयर। अब इस सेंटेंस में भी एक वर्ब ये हो गई इज, और एक वर्ब ये हो गई नो। और आप इस सेंटेंस को देखें और सोचें कि ये जो ये वाली वर्ब आ रही है इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये है। यानी सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन ये बना। इसके बाद हु इज देयर, एक वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, हु यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है। हु इज एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये बना। अब ये जो आगे देयर है इसी सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में ऐड है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा एक क्लॉज हो गई, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा एक क्लॉज हो गई। अब इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई। अब ये वाली जो क्लॉज है, अगर इस सेंटेंस से इसको हम अलग कर दें और केवल इतना बोल दें कि आई नो, मैं जानता हूँ, तो सीधे सीधे भाई बात पूरी समझ में आ गई कि मैं जानता हूँ। लेकिन अगर बोला जाए कि वहाँ कौन है, कौन वहाँ पर है, मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ कौन है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए इस पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो इस वाले पार्ट को जो कि लिखा हुआ है हु इज़ देयर, ये इस वाले पार्ट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अब यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा हिंट और दे दूँ कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो नॉर्मली जो है किसी कनेक्टिंग वर्ड से शुरू हो रही होती हैं, यानी किसी रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, हुम, हुज, विच, दैट से या तो उस क्लॉज की शुरुआत होगी, या तो उसमें जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि वेयर हो गया, वेन हो गया, और जैसे कि क्वेश्चन वर्ड वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, वेन, वेयर, वाइल, वाई, ये वाट हो गया, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे हमारे क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। और इसके अलावा दैट जो होता है ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। इसके अलावा हो गया इफ़ हो गया, वेदर हो गया, टिल, अनटिल, अनलेस, और बिकॉज हो गया, सो हो गया, ये सब सारे हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। यानी अगर आपको कहीं पे कोई सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब का कॉम्बिनेशन बनता दिख जाए, वर्ब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एक से अधिक कॉम्बिनेशन बनता दिख जाए, और उसमें
आप ये देख लें जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी क्लॉजेस हैं, और जिस क्लॉज में शुरुआत में कनेक्टिंग वर्ड लगा होगा वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अभी इसको और डीप में मैं जब इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। तो नेक्स्ट है, इसमें सेंटेंस देख लेते हैं। आई नो हु इज़ देयर। तो हु इज़ देयर हमारी क्या हो गई, एक क्लॉज हो गई, और आई नो भी हमारी एक क्लॉज हो गई। एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ये बना, एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ये बना। अब ये जो आई नो है ये हमारी मेन क्लॉज हो गई, और हु इज़ देयर हमारी क्या हो गई, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। इसके बाद है आई रिमेंबर द हाउस। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। अब इस सेंटेंस में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो एक तो वर्ब ये हो गई, इसका सब्जेक्ट ये आया हुआ है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है इसका। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक क्लॉज हो गई। उसके बाद वेयर आई वॉज बॉर्न, एक क्लॉज हमारी ये हो गई। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। अब इसमें से आई रिमेंबर द हाउस, ये हमारी क्या हो गई, मेन क्लॉज हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब ये यहाँ भी देखिए आप, इसमें जो है डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ा हुआ है ये वाली क्लॉज, ये मतलब ये सबऑर्डिनेट है। फिर आई नो व्हाट ही इज़ डूइंग देयर, मैं जानता हूँ कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तो आई नो ये हमारी एक क्लॉज हो गई, एंड व्हाट ही इज़ डूइंग देयर ये हमारी एक क्लॉज हो गई। अब ये वाली जो क्लॉज है हमारी क्या हो गई, मेन क्लॉज हो गई, और ये जो रिलेटिव डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ी हुई है ये हमारी क्या हो गई, एक क्लॉज हो गई, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, आई डू नॉट नो वाट ही वांट्स। तो इसमें भी आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो हमारा एक क्लॉज हो गई, एंड वाट ही वांट्स एक क्लॉज हो गई। आई डू नॉट नो मेन क्लॉज हो गई, वाट ही वांट्स सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो ये तो मैं आपको क्लॉज बताते बताते थोड़ा बहुत अंदर चला गया, और जो जानकारी मुझे नेक्स्ट वीडियो में देनी थी उसमें से थोड़ा बहुत जानकारी अभी तो मैंने दे दी। अब यहाँ पे हमको पढ़ना क्या था, सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, फ्रेज का कॉन्सेप्ट, और क्लॉज का कॉन्सेप्ट, केवल हमें कॉन्सेप्ट देखना था। तो थोड़ा मैंने इसमें एग्जांपल को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो क्लॉज का कॉन्सेप्ट अभी हम एक बार देख लेते हैं, और कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो चूंकि सेंटेंस से थोड़ा मिलता जुलता है, तो सेंटेंस और क्लॉज को कंपैरेटिवली हम पहले देख लें। तो देखिए क्लॉज जो होती है, पहले ये आप सोचिए कि सेंटेंस और क्लॉज में कौन कौन सी बातें कॉमन हैं, और सेंटेंस और क्लॉज में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो पहले कॉमन बात देख लेते हैं। तो देखिए क्लॉज जो होता है ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और ऊपर जब मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में, तो इसमें भी देखिए सेंटेंस भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस भी होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज भी होती है। तो ये दोनों बातें इसमें कॉमन हो गई। और फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो देखें सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये तीनों में कॉमन है। तो सेंटेंस और क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कॉमन है। और क्या कॉमन है सेंटेंस और क्लॉज में, ये देख लेते हैं। तो सेंटेंस में देखिए इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। और क्लॉज में हम देखें तो क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक इसका खुद का प्रेडिकेट पार्ट होता है, यानी वर्ब, फाइनाइट वर्ब होती है। तो एक पॉइंट ये भी कॉमन हो गया सेंटेंस और क्लॉज में, क्या कि सेंटेंस में भी सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट होता है, और क्लॉज वाले पोर्शन में भी अपनी खुद की एक सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट होती है। तो ये दो बातें हैं जो सेंटेंस और क्लॉज में कॉमन हो गई। अब ये भी आपको जानना जरूरी है, जो मैं कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ और डिफरेंट बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि ये भाई अब जरूरी नहीं कि आपका जो क्वेश्चन पूछे वो कोई सेंटेंस देकर यहाँ पे ही पूछे, हो सकता है सेंटेंस ना दे और आपसे सीधे वो कॉन्सेप्ट पूछ ले। जैसा कि प्रीवियस टीजीटी पीजीटी की एग्जाम में हुआ था, कम से कम उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि आपके सीधे कॉन्सेप्ट का उसमें ऑप्शन दिया गया था और वो पूछा गया था। जैसे कि पूछ लिया गया कि इनमें से प्राइमरी ऑक्सिलरीज का कौन सा काम नहीं है। अब चार उसमें दे दिए गए आपको फंक्शन प्राइमरी ऑक्सिलरी का, और चार में से कोई ऐसा फंक्शन एक था जो कि उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी का नहीं था, तो उसमें फाइंड आउट करना था। तो इसी तरह अगर एग्जाम में आ गया कि इसमें बताइए कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्लॉज में भी अपनी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट होती है, सेंटेंस में भी अपनी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट होती है। ये दोनों में कॉमन हो गया है। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस देता है, जबकि क्लॉज जो होती है
जबकि जो क्लॉज होती है, क्लॉज जो होती है, ये क्लॉज में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किस पे डिपेंड करती है, किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करती है। तो एक ये डिफरेंस हो गया। अब इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, तो क्लॉज ग्रुप ऑफर से ये तो कॉमन हो गया। और हाँ, एक डिफरेंस ये है इसमें कि जो क्लॉज होती है ये क्या होती है, सेंटेंस का एक पार्ट होती है, पूरा सेंटेंस नहीं होती, सेंटेंस का केवल एक पार्ट होती है। जबकि सेंटेंस क्या होते हैं, ये एक पूरा सेंटेंस होते हैं। जैसे आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। जबकि इसके अंदर दो क्लॉजेस हैं, आई रिमेंबर द हाउस एक क्लॉज एंड वेयर आई वॉज बॉर्न एक क्लॉज हो गई। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि सेंटेंस जो है वो बड़ी यूनिट हो गई और क्लॉज उससे छोटी यूनिट हो गई। मतलब ये कि एक सेंटेंस के अंदर एक से अधिक क्लॉजेस आ सकती हैं, लेकिन एक क्लॉज के अंदर एक सेंटेंस नहीं आ सकता। जैसे कि हमने फ्रेज में देखा था, एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज तो आ सकता है, लेकिन एक फ्रेज के अंदर एक पूरा सेंटेंस नहीं आ सकता है। उसी तरह यहाँ भी एक सेंटेंस के अंदर एक से अधिक क्लॉजेस तो आ सकती हैं, लेकिन एक क्लॉज के अंदर एक से अधिक एक क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं आ सकता है। तो अगर सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज और तीनों को देखें तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ा जो हो गया वो हमारा सेंटेंस हो गया, उससे छोटा क्लॉज हो गया और उससे भी छोटा हो गया फ्रेज। यानी एक सेंटेंस के अंदर कई क्लॉजेस आ सकती हैं, एक क्लॉज के अंदर कई फ्रेज आ सकते हैं, ये हो गया हमारा। और इसके अलावा अगर देखें तो एक क्लॉज के अंदर कई फ्रेज आ सकते हैं और एक सेंटेंस के अंदर भी कई फ्रेज आ सकते हैं। अब वो तो अंडरस्टूड है भाई कि जो बड़ी यूनिट हो गई उससे छोटी वाली यूनिट जो होगी तो बड़ी यूनिट में वो आ सकती है। तो ये हो गया सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज के बारे में। और तो इस तरह से हमने देखा। और फ्रेज और क्लॉज में अगर हम डिफरेंस देखें तो फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस हो गया, तो जो फ्रेज होती हैं इसको भी समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस पता रहेगा आपको तो फ्रेज और क्लॉज जब इनमें से कोई एक आप पढ़ेंगे, चाहे फ्रेज पढ़ रहे हो, क्योंकि फ्रेज में भी आप अंदर देखेंगे कि तीन तरह की होती हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। और क्लॉज में भी एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज होंगी। तो ये जो नाम मिलते जुलते आपको दिख रहे हैं, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज। तो इसमें केवल डिफरेंस किसका हो रहा है, फ्रेज और क्लॉज का। तो जो फ्रेज और क्लॉज के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस होगा वही वहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब ये है कि अगर आप नाउन फ्रेज के तीनों टाइप्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाला जो एज नाउन क्लॉज वाला जो टाइप्स हो गए, यानी अगर आप फ्रेज के टाइप्स पढ़ रहे हैं तो क्लॉज के टाइप्स ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे, या आप क्लॉज के टाइप्स पढ़ रहे हैं तो आपको फ्रेज के टाइप्स ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ये इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो देख लेते हैं फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। डिफरेंस क्या होता है, फ्रेज में कोई हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट नहीं होता, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होती, फ्रेज में फ्रेज की खुद कोई एक वर्ब नहीं होती है। जबकि क्लॉज में खुद की अपनी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होता है। जो मेन डिफरेंस हो गया फ्रेज एंड क्लॉज में, ये यही डिफरेंस है कि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, जबकि क्लॉज में अपनी खुद की एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होती है। ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। तो मैंने आज जो आपको बताया वो ये बताया कि फ्रेज क्या, सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबी हुई है। लंबी होने का मतलब ये है कि मैंने केवल आपको इसमें केवल डेफिनेशन तो बताया नहीं फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस के। मैंने डेफिनेशन के अलावा, कॉन्सेप्ट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें बताई। और मुझे लगता है आपको यहाँ फ्रेज का कॉन्सेप्ट और क्लॉज का कॉन्सेप्ट पता चलने के अलावा आपको एक आउटलुक मिल गया होगा, एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि फ्रेज में अभी हमको ये चीज़ें पढ़नी है, क्लॉज में ये चीज़ें पढ़नी है, ये भी आपको इसमें से पता चल गया होगा। तो ये मैंने इसमें आपको बताया। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो फ्रेज की अलग से वीडियो रहेगी, जिसमें आपको फ्रेज के तीनों टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे। क्लॉज की अलग से वीडियो रहेगी जिसमें क्लॉज के सारे टाइप्स अलग से पढ़ने मिलेंगे। और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो फ्रेज और क्लॉज हैं इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन पोर्शन बढ़िया से समझ में आएगा, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अच्छे से समझ में आएंगे, सिंथेसिस में भी आपको हेल्प मिलेगी।
इसके अलावा जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉमन एरर पढ़ेंगे उसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं, वो सेंटेंस क्लॉज की हेल्प से, फ्रेज की हेल्प से ही बड़े होते हैं, तो वो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम में PQRS वाले सेंटेंस मिलते हैं, या मतलब सेंटेंस जंबल जिसे कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट जिनमें करना होता है, उसमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको फ्रेज क्लॉज वाला पोर्शन होगा ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा, इस वीडियो में मुझे ज़्यादा समझाना पड़ा, ताकि आपको आगे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ये आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि वो ऐसे भी ये जो वीडियो है ऐसे लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। और मेरा मोटिव ये रहेगा कि अगर मेरे पास जो कुछ भी नॉलेज थोड़ा बहुत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। बस इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको जो 45 डेज़ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज तैयार करनी है और कोई कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये जो मैं आपको बताऊंगा ये सारे एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।